नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2016 में जो हमारा एग्जाम हुआ था। 2016 मई में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर 2 के सीडीपी के प्रश्नों को हम देखेंगे और इनको समझेंगे तथा इनके उत्तर को बनाएंगे। तो चलिए, समय न लेते हुए हम अपने अभ्यास पे पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर आपका सामने है। एक एक प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं तथा उसके उत्तर को बनाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सिंपल आपसे क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। मतलब कौन सा ऐसा है जो आकलन को दर्शाता है। जल्दी जल्दी समझते हैं चीजों को। देखिए, कहा आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट ठप्पा लगाने के लिए बिल्कुल नहीं भैया, मोहर नहीं लगाना है। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी आप पठन पाठन का कार्यक्रम कर रहे हो, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पठन पाठन के दौरान ही अपने अपने तौर तरीकों को बदलने के लिए या उनमें सुधार के लिए आकलन का कार्य किया जाता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो कहा है कि अभिभावक शिक्षार्थियों आदि की उपलब्धि, नहीं, बिल्कुल गलत है। चौथा कहा है कि आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में नहीं, आकलन हमेशा शिक्षण के दौरान ही होता है। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं। वहां शिक्षक को चाहिए, मतलब कुछ बच्चे कुछ शिक्षार्थी ऐसे हैं जो पहली बार विद्यालय जा रहे हैं। तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है, ये आपको समझाना है। देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसको समझिएगा। देखिए, प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा, इसे हमने छोटा कर दिया। अब देखिए, इसको समझते हैं और बनाते हैं। पहला का, अभिभावक को बुलाकर उन्हें कहें यदि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो ही ट्यूशन लगवाएं। गलत बात है, ये तो होगा नहीं भाई, पढ़ाना चाहते तो ट्यूशन काहे लगवाएंगे। दूसरा, अब आपसे कह रहा है दूसरा कि देखिए आगे कह रहा है कि अभिभावक को बुलाकर एक लंबा भाषण दे। गलत बात है, ये सब निगेटिव वर्ड है। आगे देखते 3 नंबर देखते हैं। बच्चों को समझने के लिए उनसे बात करें तथा कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरक बनाए। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग परिवेश कर बच्चे आते हैं तो आप उनसे बातचीत करें और बच्चों को समझाएं और अधिगम के लिए उन्हें प्रेरित करें, ताकि बच्चे सीख पाए। क्योंकि बच्चे देखिए पहली बार स्कूल आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को। अब देखिए, वंचित मतलब ऐसे बच्चे जो कभी विद्यालय ना आए हों या छूट गए हों। उन्हें क्या हम कर सकते हैं या कैसे सिखा सकते हैं। उन्हें व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए, नहीं, गलत बात है। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले तो ये सुनिश्चित कीजिए कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आए। साथ ही साथ आप ये डिसाइड कीजिए कि जिस भी परिवेश से, जिस भी संस्कृति से वो आ रहे हैं, उसका सम्मान करते हुए उसी हिसाब से पाठ्यचर्या को सम्मिलित करके उनका पठन पाठन कराना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो कहा है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, देना पड़ेगा। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि संज्ञानात्मक योग्यताएं शिक्षार्थियों से मेल नहीं खाती। निगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं। कह रहा है कि अधिगम अक्षमता या असक्ता वाले बच्चे, मतलब कि जिनको थोड़ी बहुत बीमारी हो या विकार हो, वो क्या कर सकते हैं। देखिए पहला लिखा है अलग संस्थान में डाला जाए। क्यों भैया, जो बच्चा थोड़ा सीखने में कमजोर उसको अलग डालेंगे। गलत बात है। नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, जहां उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। बिल्कुल सही बात है। हमारा आरटीई एनसीएफ दोनों कहते हैं कि अगर बच्चा किसी भी प्रकार से, मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है, कमजोर है या कोई शारीरिक उसमें कमजोरी है, उसके बावजूद भी बच्चे को सेम क्लास में आप बिठाएंगे, पढ़ाएंगे। हाँ, उसके लिए कुछ सुविधाएं दे देंगे ताकि बच्चा अपने आप को अलग ना समझे और चीजों को अच्छे से सीखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो कैसे होते हैं। पहला,
उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। क्या ये हो सकता है? अथवा व्यवहार करने में बहुत दुस्साध्य होते हैं और शिक्षक के साथ उनके साथ बहुत कठोर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास के सभी क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में हो, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि उच्च बुद्धि लब्धांक वाले होते हैं और अपने समवयस्कों की तुलना में श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट नंबर है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। देखिए, उनको आप हम चाहेंगे कि अच्छी तरह से उनका विकास हो, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, उनको उन पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमारा तीसरा वाला सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी तो कह रहा है कि विकास के सभी क्षेत्रों में वो आगे हो। देखिए, जरूरी नहीं है। एक प्रतिभाशाली बच्चा दिमाग से तेज होता है, दिमाग से बहुत तेज हो सकता है वो शारीरिक रूप से कमजोर हो। इसीलिए आपका पहला वाला बिल्कुल सही है कि उनके विकास के लिए हम ये प्रयास करें या ध्यान रखें, बराबर उन पे विशेष कृपा दृष्टि बनाए रहे ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, देखिए प्रगतिशील कक्षा है, प्रगतिशील कक्षा मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बच्चे पढ़ें और अपने जीवन यापन के लिए योग्य बन सके। लेकिन इसमें कह रहा है विशेष बच्चे, कुछ बच्चों की आवश्यकता कुछ ज्यादा है, जैसे दिव्यांग बच्चे होंगे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला, अन्य बच्चों से पृथक किया जाए, नहीं, अलग नहीं करना है। केवल व्यावसायिक, ये भी नहीं होगा। उन्हें शर्त पे कोई शर्त नहीं है, बच्चा सुप्रीम होता है। अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताएं होती विशेष व्यवस्था की जाती है, जैसा कि अभी हमारा पहले वाले प्रश्न में था। तो इसका सही उत्तर क्या, मतलब चौथे में था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा केंद्रित शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, शिक्षार्थी केंद्रित मतलब बाल केंद्रित। अब इसमें बच्चे ही सुप्रीम है, उनके हिसाब से सोचना है। क्या कह रहा है? शिक्षार्थी निष्क्रिय, नहीं, निष्क्रिय तो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शिक्षार्थी सीखने में धीमे है, निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सिखाने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करता है, बिल्कुल राइट है। जहां अवसर आ गया पॉजिटिव शब्द है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। शिक्षार्थियों को ज्ञान सृजित करने का अवसर दिया जाए और टीचर केवल एकल पथ प्रदर्शक अथवा मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आठवें प्रश्न को हम समझते हैं। अधिगम को सुगम कैसे बनाया जा सकता है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कैसे हम सरल कर सकते हैं? दंड के द्वारा? नहीं। बच्चे को बहुत अधिक व्यायाम अभ्यास के लिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए दबाव डालकर? बिल्कुल नहीं। बच्चा जिन्हें पहले जानता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। बच्चा जो चीजें जानता है उससे जोड़ करके नए तत्वों को बताना, इससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न कह रहा है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक, देखिए रचनावादी कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे नई नई चीजों को सीखते हैं, उसमें शिक्षक क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध विषयों पर व्याख्यान देता है, गलत बात है। शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर, बस खत्म। अब आपको देखना ही नहीं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव निगेटिव की जो क्लास नंबर 21 है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। जहां आपको अवसर दिख जाए, ज्ञान से जोड़ना दिख जाए, परिवेशी भ्रमण दिख जाए, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है? पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। देखिए वही आ गया ना, अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक होता है, लेकिन कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को मामूली भूमिका निभानी होती है। क्या ये सही है या नहीं सही है? तो इन हम ऑप्शन को हम समझते हैं। पहला कह रहा है हाँ, शिक्षक को मामूली सी भूमिका निभानी होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि पियाजे द्वारा दिए गए सुझाव विकास के मार्ग पे चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञान के रूप में विकसित होगा। गलत बात है, बच्चा स्वयं से विकसित नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों को सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही बात है। सवाल कह रहा था कि शिक्षक की केवल मामूली सी भूमिका होती है, नहीं भैया,
पियाजे ने ऐसा नहीं कहा था। पियाजे ने कहा था शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षक बच्चों को खोज में सहायता करता है, उनके लिए परिस्थितियों को आसान बनाता है और बच्चे सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये ऊपर वाली बात नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि शिक्षक सक्रिय खोजों में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 की बात करें तो कहा है नहीं, क्योंकि शिक्षक प्रशासकीय कर्तव्य ऐसा कुछ नहीं है। चौथा, हाँ दुनिया के बारे में विचार, नहीं ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? अच्छा, किस तरीके से हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। पहला, आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना। क्या ये सलूशन है कि आकलन सत्र के प्रारंभ में करें और अंत में करें? ऐसा नहीं है, आकलन हमेशा होना चाहिए। गलत हो गया। दूसरा, विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर करना, ये हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं। समय समय पर बच्चों को लिखित परीक्षा, बिल्कुल गलत है। परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। समय पर यानी कि एक समयावधि के भीतर बच्चे का आकलन करते रहना चाहिए और विभिन्न पद्धतियों के द्वारा, अलग अलग तरीकों से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए। यह कथन, देखिए ऐसा कहा गया कि देखो बच्चों की निंदा मत करो, उनकी प्रशंसा करो। ऐसा क्यों जरूरी है या ऐसा किस लिए है, इसको हम समझते हैं। पहला लिखा है कि सही है क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक से शिकायत नहीं करेगा कि उसने उनके बच्चों को डांटा या उनके बच्चों को डांटा, तो ये नहीं होगा, गलत बात है। गलत है क्योंकि प्रशंसा से बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ेंगे भैया? गलत बात है। गलत है क्योंकि बच्चे वयस्कों की आलोचना करने से ही अपने कार्य को बेहतर करते हैं, ये भी गलत बात है। अगला सही है क्योंकि बच्चे में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही। अगर बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे ना तो उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? मतलब अगर आप माध्यमिक के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, तो सबसे अच्छी विधि आप कौन सी चुनेंगे उसको हमें बताना है। पहला, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। क्या ये होगा? नहीं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कहना, उन्हें कक्षा में लिख देना। मतलब जो तेज बच्चे हैं आप उनसे कहेंगे ऐसा करो, बोर्ड पे लिख दो, ये भी गलत बात है। प्रयोगों का संचालन करना और योजना, बिल्कुल सही। देखिए जब भी विज्ञान का प्रश्न आएगा और जहां भी एक्सपेरिमेंट की बात कही जाएगी वो आंसर बिल्कुल सही होगा। हमेशा आपको प्रोजेक्ट के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? एक शिक्षक पाता है प्रत्येक वर्ष कार्य के लिए स्टार देने पर शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब शिक्षक उनको स्टार दे रहा है लेकिन शिक्षार्थी प्रेरित नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये हमको खोज के बताना है। पहला कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहा है, मतलब कलरफुल स्टार दे, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे पा रहा है, ये। शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, ये। अथवा चौथा नंबर, लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। हमेशा आप एक पुरस्कार दे करके चीजों को नहीं सिखा पाते। ये मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि पुरस्कार मानते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है बट लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा पुरस्कार देना गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम का क्या भूमिका है या अधिगम क्या भूमिका निभाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक में असार्थक भूमिका, अधिगम से संबंधित नहीं है, अथवा अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चौथा लिखा है कोई नहीं, वो तो गलत होगा। देखिए भाई सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक रूप से बच्चे परिपक्व होंगे तभी तो एक योग्य नागरिक बन पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, बच्चा क्या सीखता है, कितना अच्छा सीखता है और उस सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है, यह निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है भाई? पहला, शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्याश में अगर शिक्षक याद करवाएगा तो उससे क्या मतलब है। अगला है उसके माता पिता की बुद्धि, ये भी नहीं है। माता पिता की बुद्धि और बच्चों से क्या मतलब है? तीसरा वाला भी गलत होगा कि उसमें दंड की बात कही गई है। अब जरा चौथे पे ध्यान दीजिए, लिखा है विषयों और
लोगों के प्रेक्षण उनसे परस्पर क्रिया के अवसरों द्वारा। ये बिल्कुल सही है। बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या विषय था और लोगों से वो कैसे इंटरेक्ट किया है, उनसे क्या सीखा है। इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा क्या सीखा और कैसे सीखा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि गतिक विकास या प्रेरक विकास का समीप दूरभिमुख सिद्धांत का आशय क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र का एक सिद्धांत था। इसका आशय क्या है, ये हमको समझाना है। पहला लिखा है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है या पैर से सिर की ओर अभिमुख होता है। तो अगर आपको विकास का सिद्धांत पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि उसमें विकास सर से लेके पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सर। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, यह बचपन में जैविकी परिवर्तनों की श्रृंखला है, नहीं। तीसरा, विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ये बिल्कुल सही बात है। इस बात को आप ध्यान रखें, इसको हम कहते हैं गतिक सिद्धांत। ठीक है, देखिए मैंने आपको विकास के 2 सिद्धांत बताए थे। पहला, विकास हमेशा सर से लेके पैर की तरफ होता है। दूसरा, विकास केंद्र से लेके बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं गतिक विकास या प्रेरक विकास। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है, क्या ये सही है? बच्चे विचार करने में बड़ों जैसे होते हैं, ये तो कभी नहीं होगा, बड़ों जैसे तो होंगे नहीं, कभी नहीं हो सकते। बच्चे शैतान जीव है, गलत बात। भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप से करते हैं, सही बात है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे? देखिए, अगर कोई बच्चा अच्छी फैमिली में है तो भाई उसका बचपन अच्छे से बीता रहेगा। कोई बच्चा गरीबी में आया है तो उसका बचपन कहाँ प्रसन्नता से रहेगा। तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले में देखिए लिखा है कि सभी बच्चे का बचपन प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। क्या सभी बच्चों का बचपन प्रसन्नता भरा होता है? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बेचारे जो भीख मांग के पेट भरते हैं। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अलग अलग परिवेश से, अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण से आए हुए बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा के बीच जटिल परस्परता का परिणाम है। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि चाहे विकास हो चाहे व्यक्तिगत भिन्नता हो, 2 कारणों से होता है, एक आनुवंशिक, दूसरा वातावरण। ठीक है, विकास का ये परिभाषा में भी था, एक आनुवंशिक और दूसरा वातावरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए, 19 नंबर का जो आंसर होगा ये होगा वातावरण वाला। ठीक है, 20 नंबर समझते हैं क्या कह रहा है। बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? बताना है किसकी भूमिका नहीं है। विद्यालय विद्यालय की तो है भाई, विद्यालय तो समाज से उसको अभिभूत कराता है, सिखाता है। परिवार की भी भूमिका है, भौतिक आधारभूत संरचना और मीडिया। तो इसमें मीडिया का भी है, जो ये भौतिक आधारभूत संरचना है इसका कोई रोल नहीं होता। और प्रश्न के अनुसार हमारा यही आंसर सही है, इसका रोल सामाजिकरण में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला चीज है, उस टर्म को हम समझते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो इसके लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? पहला, आत्मसातकरण तथा जेडपीटी। देखिए, जेडपीटी इनका नहीं था, वो बायगोस्की का था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, समायोजन एवं आधारभूत सहायता, ये भी नहीं है। आईक्यू बिल्कुल नहीं है, आईक्यू हमारा टर्मन का है। तो लास्ट वाला जो है आत्मसातकरण एवं समायोजन, यानी कि चीजों को अपने अपना लेना और अपने हिसाब से ढाल लेना, यही क्या है? संज्ञानात्मक विकास का जोड़ा है, जो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे के अनुसार। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। कोई बच्चा किसी स्थिति को एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, इसका क्या कारण है? मतलब बच्चा एक चीज पे ध्यान रख रहा है, दूसरे को हटा देता है, तो ये कौन सा रीजन है? आत्म केंद्रित व्यवहार है, अनुकरण क्षमता है, प्रतीकात्मक विकास पर फोकस है, या एकाग्रता है?
तो एकाग्रता तो बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये होगा आत्म केंद्रित व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित व्यवहार। बच्चा एक पहलू पर ध्यान दे रहा है, दूसरे की पूर्ण अवहेलना कर रहा है, मतलब स्थिति एक ही है। जैसे हमने कहा कि हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमने टॉपिक पढ़ा है 4 बिंदु, 4 में आपने एक बिंदु पे ध्यान दिया, 3 पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ये हुआ आत्म केंद्रित व्यवहार। आत्म केंद्रित मतलब जो आपको अच्छा लगा उस पर आपने फोकस किया, बाकी पे आपने फोकस नहीं किया। अगर आप एकाग्र होते, कॉन्सेंट्रेट होते, तो आप चारों चारों बिंदु पॉइंट करते। लेकिन वो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, साफ साफ आपसे क्या कह रहा है कि भैया एक पहलू पे ध्यान केंद्रित किया, लेकिन दूसरे की पूरी तरह से अवहेलना कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया, जबकि स्थिति एक ही है। तो इसलिए हो जाएगा आत्म केंद्रित व्यवहार। 23 नंबर, पूर्व परंपरागत नैतिकता में देखिए कोहेल वर्ग ने 3 स्तर बताए थे। पहला पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत उत्तर। पूर्व परंपरागत नैतिकता एकदम छोटे बच्चों का होता है जिसमें उनको समझ नहीं होती। उसके बाद कहें परंपरागत की, तो ये बाल्यावस्था वाले बच्चे हैं जिनमें थोड़ी बहुत समझ होती है। और उसके बाद उत्तर ये किशोरावस्था वाले थे। इसमें कह रहा है कि पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है उसको हमें समझाना है। पहला नंबर, बहुत सी नियमों और मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। देखिए होता है बच्चों के लिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। न्याय के व्यापक और उदारता, ये भी नहीं कोई मतलब निकला। बच्चे हैं ना, नियम मूल्य ये सबसे कोई मतलब उनको, हाँ व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य वाय होते हैं, ये राइट आंसर है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए नियम और मूल्य वाय होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 को समझते हैं। डैश विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात आ गई, और संज्ञानात्मक विकास के बारे में अब क्या है इसको हम समझते हैं। विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, देखिए आ गया, हम लोग संज्ञान देख करके हम लोग सोचेंगे संज्ञान है मार दो पियाजे को, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक, तो संज्ञान को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को वाइगोत्स्की ने बताया था, और इन्होंने सामाजिकता का सिद्धांत भी दिया था, ये आपने आपको बार बार बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मतलब किसने ये कहा था कि भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसको भी कहा था वाइगोत्स्की ने। देखिए सामाजिक विकास का सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि सामाजिक विकास, सामाजिकता का विकास होता है भाषा के माध्यम से, और भाषा के माध्यम से सामाजिकता का विकास होगा जिससे संज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो आपसे जब भी पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास को किसने दिया, तो जीन पियाजे, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को सामाजिकता के आधार पर किसने दिया? वाइगोत्स्की। और किस भाषा का यूज, किस टर्म का यूज करके? भाषा का यूज करके। ठीक है, क्योंकि किसी भी लोग से बातचीत करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मीठा बोलेंगे तभी तो आप समाज बना पाएंगे, और तभी सामाजिकता का सिद्धांत लागू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। वाइगोत्स्की के अनुसार ही संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 को समझते हैं क्या कह रहा है। शिक्षक भी विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी शिक्षा और विकास को सक्रिय रूप में शामिल करता है, वह अपनाता है। जरा समझिए, एक टीचर ने पहले ही मान लिया कि सब बच्चा अद्वितीय मतलब विद्वान है, तो अब उसको अब बच्चा विशेष होता है, इसलिए वो अपनी शिक्षा तथा विकास को विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है, वह अपनाता है। मतलब वह क्या अपना रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा, विधि केंद्रित, शिक्षक केंद्रित अथवा विद्यालय केंद्रित। जरा देखिए, शिक्षक ये मान के ही चल रहा है कि हर बच्चा अद्वितीय मतलब अलग अलग का हो सकता है और विशेष होता है, इसलिए इस व्यवस्था को हम कहेंगे बाल केंद्रित, क्योंकि टीचर ने अपना नियम कानून थोपा नहीं, वो अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित कर लेता है सभी बच्चों को, और एक्टिव पार्टिसिपेट कराता है। तो ये हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखिए बार बार ये पूछ रहा है उठा पटक करके। तो देखिए बुद्धि की एक ही परिभाषा है। अगर जब से बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय है, या बुद्धि बहुआयामी है, उसके बहुत सारे हाथ पैर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि बहुआयामी है। इसका सीधा आंसर हो गया बुद्धि बहुआयामी है। और इसको किसने कहा था? होवर्ड गार्डनर ने। बुद्धि क्या है? योग्यताओं का समूह है या सामर्थ्यों का समूह है। आगे बढ़ते हैं,
भाषा विचार से पूर्णतः स्वतंत्र है। भाषा जो होता है वो विचार से पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा, के समानार्थक है, को प्रभावित करती है, से जोड़ी जा सकती है। तो देखिए भाषा विचार को प्रभावित करती है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचार जैसे हमारे विचार कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर किसी के सामने हम बोले, अच्छी बातें बोले, रेरी मार के बोले, तो कहेगा ये पगला गया है क्या। ठीक है, इसको कुछ सोच समझ नहीं है। तो वही वो कहना चाहता है कि हमारी विचारधारा में भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है, और या हम कह सकते हैं भाषा विचार को प्रभावित करती है भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो यह निर्णय दर्शाता है। देखिए सीधी सीधी बात है, बच्चियों को आपने ये मान लिया कि फुटबॉल नहीं खेल सकती, बच्चे ही खेल सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया आप लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता के अनुसार काम कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिएगा, कौन सा आंसर, ये ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 और हमारा अंतिम प्रश्न है, इसको हम समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम को, अब क्या शिक्षण अधिगम को क्या कर सकते हैं वो समझिए। देखिए पहला लिख रहा है कि मानकीकृत कर देना चाहिए। मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, हटाइए इसको। विशिष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। ये बिल्कुल सही बात। देखिए कक्षा में शिक्षण अधिगम को विशिष्ट, विशिष्ट मतलब होता है स्पेशल कर दीजिए, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, हर एक बच्चा अपने हिसाब से सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, विशिष्ट कर देना चाहिए, स्पेशल का दर्जा देना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा विभिन्न परिवेश से जो आए वो सीख सके। आगे हम बढ़े, लिखा है कि विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले समांगी समूह है, ऐसा नहीं है। मानकीकृत बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था दोस्तों हमारा सीटेट सीडीपी पेपर 2 मई में जो एग्जाम हुआ था। हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।